टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी ओर से हाल ही में जूनियर इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने एसएससी द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहां से आप क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पीडीएफ फाइल में, इस नोटिस में आपको शुरुआत में बताया है हेडिंग के तौर पर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वे एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2022, यानी ये जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स आपको बताए गए हैं, इनके लिए अलग अलग वैकेंसीज है या पोस्ट है जहां पर रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखे हैं। यहां पर पहली डेट जो है वो आपको बता रखी है कि इसका ऑनलाइन सबमिशन जो होगी एप्लीकेशन के, वो 12/8/2022 से 2/9/2022 तक चलेगी। यानी 12 तारीख से ये शुरू हो चुके हैं अगस्त से, और 2/9/2022 को ये कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी डेट इसकी 2 तारीख है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैं चाहूंगा इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर आपको शुरुआत में बताया गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, जिसमें सिविल भी शामिल होंगे। तो एक ओपन एग्जामिनेशन होगा कॉम्पिटिटिव, और उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको बताया गया है ये जो वेरियस पोस्ट रहेंगे, ये बी ग्रुप के रहेंगे, नॉन गेजेटेड, और इसमें आपको जो पे स्केल मिलेगा वो 7 सीपीसी के मुताबिक लेवल 6 का मिलेगा, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 के दरमियान रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और ये जितने भी पोस्ट रहेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट के रहेंगे, जहां पर आपको बताया गया है डिटेल ऑफ पोस्ट के अंदर कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट इसके अंदर रहेंगे जहां पर आपको पोस्ट किया जा सकता है, उसके बारे में आपको डिटेल शेयर कर रखी है। देखिए, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर सिविल के लिए पोस्ट है, जहां पर आपको डिप्लॉय किया जा सकता है आफ्टर योर सिलेक्शन। उसके बाद आपको दूसरा यहां पर डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी, जो कि कहता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसमें भी सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज है। उसके बाद आपको यहां बताया गया है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, जहां पर जूनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हो सेंट्रल वाटर कमीशन, जहां पर जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, जहां पर सिविल की पोस्ट नहीं है, लेकिन फरक का बैरेज प्रोजेक्ट, जहां पर सिविल की पोस्ट है। तो इस तरह से डिफरेंट 9 डिपार्टमेंट है हाल ही में इस नोटिफिकेशन के अंदर। इन 9 डिपार्टमेंट में अगर आपका इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होता है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो इन डिपार्टमेंट में से जहां पे भी आपकी जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको जो है एलोकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये, और आगे आपको बताया गया वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्सेज, यानी जितनी भी वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट जो होंगे वो बहुत जल्द आपको एसएससी की वेबसाइट के ऊपर बता दिए जाएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में किस डिसिप्लिन से कितनी पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, तो ये आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर पता चल जाएगा, वहां पर आपको उसको रेगुलरली थोड़ा विजिट करना होगा। उसके बाद अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो तो उसके बारे में आपको यहां पर कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रखी है। मैं चाहूंगा कि आप इसको आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी डिटेल्स को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको बताया गया 5.5 में ध्यान से देखिएगा, बीआरओ के अंदर जो वैकेंसीज या जो पोस्ट रहेगी जूनियर इंजीनियर्स के लिए, वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। उसके आगे आपको नेशनलिटी या सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, तो इस पैराग्राफ को आप आराम से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लेरिफिकेशन आ जाए। उसके बाद आपको एज लिमिट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दे रखा है कि 1/1/2022 के दिन आपकी एज जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मुताबिक जो भी वेरी हो रही है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप बीआरओ की बात करो और बीआरओ में अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर वहां पर किए जाते हो, सिलेक्शन वगैरह होता है, आपका अप्लाई करते हो, तो वहां पर आपकी 1/1/2022 के दिन एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। उसी के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स और जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर एज बता रखी है। और अगर देखा जाए मोटा मोटी यहां पर, तो 30 से 32 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। और कट ऑफ डेट क्या है आपकी 1/1/2022, तो इसके हिसाब से आप अपनी एज की गिनती कर सकते हो। उसके बाद आपको आगे जो है इसके अंदर और भी एससी एसटी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी जो भी कैटेगरी से हो आप लोग हो, वहां पर आपको जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसके बारे में इस टेबल के अंदर आपको जिक्र किया है। अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो और रिलैक्सेशन की तलाश में हो, तो आप इस टेबल के अंदर अपनी सारी जानकारियां हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, उसके बाद अब कुछ और भी आपको यहां पर बेसिक जानकारियां दे रखी है। मैं चाहूंगा कि अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो तो इन पूरी जानकारियों को एक बार थॉरोली पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाए। अब देखिए यहां पर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो, रिलैक्सेशन की तलाश में हो, उसके सर्टिफिकेट आपको बनाने जरूरी होती है जहां पर आपको पेश करना होगा, तो उसके बारे में आपको तमाम जानकारी यहां पे दे रखी है। आप इसको जरा आराम से पढ़ लीजिएगा।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो भी रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के ऊपर या रिक्रूटमेंट के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। और ये कट ऑफ डेट आपको दे रखी है कि 2/9/2022 के दिन जो भी क्वालिफिकेशन होगा आपका एजुकेशन या एक्सपीरियंस, ये इस तारीख के दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आपको यहां पर पोस्ट के मुताबिक दिया गया है। ये पोस्ट है जूनियर सिविल इंजीनियर की, और अगर आप एजुकेशन की बात करें ये बीआरओ डिपार्टमेंट के मुताबिक है। ठीक है, तो यहां पर आपको बता रखा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी अगर आपके पास 4 साल की एक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको, आप उसी के बेसिस पर यहां पर एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपके पास 4 साल की डिग्री नहीं है तो आपके पास एक 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो। ठीक है, ये बीआरओ के मुताबिक। उसी के साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए भी दे रखा है। उसके बाद यहां पर आप देखते हो जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आप देख सकते हो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग इनफ है। अगर आप एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हो तो आप उसके बेसिस पर यहां पर अप्लाई कर सकते हो, और आपका सिलेक्शन भी उसी की बेसिस पर हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस की यहां पर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और उसी के साथ साथ जितनी भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो भी यहां पर वैकेंसीज या पोजीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट वगैरह है वो सारा बता रखा है। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप आराम से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को आप यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करने से पहले ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी अप्लाई कीजिएगा, वरना कोई मतलब नहीं रह जाता। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा, और उसके बाद कुछ जरूरी पॉइंट यहां पर आपको बता रखे हैं, ये भी आराम से आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां बता रखी है, हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फीस आपको कैसे देनी है, यानी अप्लाई कैसे करना है और फीस कैसे पे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको जो भी अप्लाई करने का तरीका होगा वो उनकी वेबसाइट से होगा, ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, ये वेबसाइट है। मैं आपको ले चलता हूं, चलिए उस वेबसाइट के ऊपर। आप इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। देखिए इस वेबसाइट के अंदर आपको जो है यहां पर एक लॉगिन का सेक्शन दिख रहा है राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, अगर आप एक नए कैंडिडेट हो, पहली बार एसएससी के ऊपर आए हो, तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहां पर जनरेट करवाना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। टॉप में आपको दिख रहा है अप्लाई का ऑप्शन, अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको देख सकते हो आप सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जहां पर जेई यानी जूनियर इंजीनियर का सेक्शन है, उस पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करते ही लास्ट में आपको दिख रहा है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल वगैरह, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसके सामने देखिए अप्लाई का ऑप्शन है, आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये आपकी एप्लीकेशन तभी ओपन होगी जब आपने यहां पर लॉगिन किया होगा। ठीक है, और लॉगिन तभी होगा जब आप यहां पर रजिस्टर्ड होगे, तो आपको पहले यहां पर रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा, और उसके बाद आपको वहां पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, और उसके बाद उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा उसको फिलअप करके आपको सबमिट करके कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये सारा है। उसके साथ साथ यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर बातें बता रखी है कि किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है या अपलोड करना है। ये सारी आपको विड्थ वगैरह, उसकी हाइट, ये जो भी आपकी फोटोग्राफ या सिग्नेचर वगैरह को लेकर जो जानकारी है वो आपको सारी यहां बता रखी है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसी के अकॉर्डिंगली आप वहां पर अपलोड कीजिएगा अपनी फाइल्स को या फोटो वगैरह को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इन सभी पॉइंट को यहां पर अगर पढ़ने जाऊंगा तो ये वीडियो अननेसेसरीली बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ठीक, इसलिए आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इन सभी पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी अनुवाद भी इसी के वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आपको ढूंढने में मुश्किल होती है तो आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके इन सभी पॉइंट को अंडरस्टैंड करके इसके अकॉर्डिंगली अपनी नोटिफिकेशन को या इस एप्लीकेशन को सबमिट कीजिएगा। चलिए, अब मान लीजिए आपने अपनी एप्लीकेशन एक बार सबमिट कर दी, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ, उसको पता चला आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कि यहां पर आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप इसको करेक्ट भी करवा सकते हो। और ये जो करेक्शन विंडो होगी ये 4/9/2022 तक खुली रहेगी। तो अगर आपको इसमें करेक्शन करना है तो आप वहां पर उनके पोर्टल पे जाकर 4/9/2022 से पहले पहले इस तारीख तक अपनी एप्लीकेशन के अंदर करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, चलिए, और फीस की अगर बात रही तो ऑनलाइन ही आपको फीस पे करना होगा। भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो या फिर रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह जो भी आपके पास ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एसबीआई की ब्रांच में जाकर एसबीआई के चालान से भी आप जो है अपनी फीस को पे कर सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, इसकी जो पेबल फीस रहेगी आपको वो 100 रुपीज रहेगी। इस बात पे आप जरा गौर कीजिएगा। 100 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं की जाएगी अगर आप इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हो तो। ठीक है, इसलिए एलिजिबल हो तभी अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो या फिर एक एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन एलिजिबल कैंडिडेट हो तो फिर आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 100 रुपए फीस है इसकी, ये ध्यान दीजिएगा।
अप्लाई कैसे करना है और इसको सबमिट कैसे करना है, ये सारा कुछ ऑनलाइन ही है। और इस पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बता रखा है कि अगर आप करेक्शन करवाते हो तो आपको चार्जेस ऑफ ₹200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग और मॉडिफाइड और करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड 500 फॉर मेकिंग करेक्शन इन रीसबमिटिंग फॉर द करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर सेकंड टाइम। यानी पहली बार अगर आप एप्लीकेशन में करेक्शन करवा रहे हो, उसको रीसबमिट करवा रहे हो, तो आपसे ₹200 का चार्ज लिया जाएगा। और उसी एप्लीकेशन को अगर आप दूसरी बार करेक्शन करवा रहे हो, रीसबमिट करवा रहे हो, तो ₹500 आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो करेक्शन के अलग से चार्जेस होते हैं, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस आपके कौन कौन से होंगे, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, सेंटर्स की आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके उन सभी सेंटर की लिस्ट भी अपने साथ रख लीजिएगा, जिस भी रीजन से आप हो, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड आपको दिया है। यहां पर आपको सेंट्रल रीजन वगैरह या यूटी वगैरह जो जहां पर भी वो बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है और उनके एड्रेस इस कॉलम में आपको दे रखे हैं। तो इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा। आप जिस भी रीजन, जिस भी स्टेट या जिस भी यूटी से हो, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने सेंटर को यहां पर पॉइंट आउट कीजिएगा और उसका एड्रेस यहां पर नोट डाउन करके वहां पर एग्जामिनेशन के लिए आपको जाना होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेंटर से आप यहां पर अपने रीजन या स्टेट के मुताबिक उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको यहां पर दे रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा, उसका पेपर कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, उसमें सेक्शन कितने होंगे, उसकी डिटेल आपको दे रखी है। तो देखिए, एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। पेपर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। और उसके बारे में सारी डिटेल आपको इस टेबल के अंदर दे रखी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की डिटेल आपके सामने है और रिटन एग्जामिनेशन की डिटेल भी आपके सामने, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ अहम डिटेल आपको दे रखी है, वो भी पढ़ लीजिएगा। और एक बहुत खास चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। आप देख सकते हो 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपके रॉन्ग आंसर के कट किए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी जानकारी है, कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इंडिकेटिव सिलेबस आपको बता रखा है, डिटेल सिलेबस है एग्जामिनेशन का कि किस पेपर में कौन से सिलेबस में से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो या कर चुके हो, रिवाइज करना चाहते हो, तो पहली बार करना चाहते हो, तो इस सिलेबस के मुताबिक ही तैयार कीजिएगा अपने आप को, ठीक है। ये सारा डिटेल सिलेबस आपके सामने है। इसके बाद आपको एडमिशन टू एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि जिस दिन आप एग्जामिनेशन देने जाओगे वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज ले जानी है, कौन सी चीजें नहीं ले जानी है, इन सब चीजों की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इन पॉइंट्स के अंदर बता रखी है। मैं चाहूंगा कि इन सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन के सेंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ अहम जानकारी आपके सामने है इसके बारे में, इसको आराम से पढ़ के इसी के अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन देने जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बताया गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है पेपर 1 और पेपर 2 के, अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हो तो आपके लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अगर आप एक ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हो या कैंडिडेट हो तो आपके लिए 25% क्वालिफाइंग मार्क्स है। और अगर आप एक एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो या कैंडिडेट हो तो आपके लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे पेपर 1 और 2 के, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा कि पहले पेपर 1 के अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन के बारे में आपको बताया है कि फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज्ड बाय देम। यानी आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज है जहां पर आपके लिए वहां पर पोजीशंस है, वैकेंसीज है, तो उनके मुताबिक जो भी उनकी क्राइटेरिया या कंडीशंस होंगे उनके हिसाब से और पेपर 1 और पेपर 2 के जो आपके परफॉर्मेंस रहेगा उनके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट और फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा। इसके बाद और भी कुछ चीजें आपको बता रखी है, मैं चाहूंगा इन सब चीजों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पास डिटेल क्लेरिफिकेशन आ जाए आपके सिलेक्शन को लेकर, ओके। इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस के बारे में बताया गया, अगर टाई होता है किसी कैंडिडेट के बीच में तो कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा ये बताया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो उसके बारे में भी इस टेबल के अंदर सारी चीज आपको बता रखी है। तो कृपया करके कोई भी मिसकंडक्ट या कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपके अगेंस्ट कोई कार्यवाही करनी पड़े एसएससी के द्वारा, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा और डिटेल सारी आपके सामने है तो इसको पढ़ के जाइएगा ताकि आपके पास नॉलेज रहे पूरी तरह से इस चीज का, ओके। उसके बाद यहां पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट यहां पर बता रखे हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पास इन सभी चीजों की अवेयरनेस आ जाए कि कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है, फोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, यहां बकायदा बता रखी है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन कुछ एनेक्सर्स यहां पर दे रखे, सभी एनेक्सर आप लोगों
लोगों के लिए बहुत काम किया, तो सभी एनेक्सर्स को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एनेक्सर 1 में आप देख सकते हो फिजिकल लिमिटेशन के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो एनेक्सर 2 के अंदर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्रैप के बारे में दिया गया है। उसके बाद एनेक्सर 3 के अंदर आपको बता रखा है प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे फिलअप करनी है, इसकी कंप्लीट प्रोसीजर यहां पर आपको बता रखी है। इसलिए अगर आपको भी कंफ्यूजन होता है तो आप इन सभी स्टेप्स को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करके इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको शुरुआत में बताया गया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। पार्ट 1 के अंदर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद पार्ट 2 के बारे में आपको आगे बात कर रखी होगी। आप अगर इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे तो आपके गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके ही एप्लीकेशन को सबमिट कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर स्क्रीनशॉट के साथ आपको डिटेल्स बता रखी है, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है ये, आपको कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट तरीका है इसकी एप्लीकेशन को सबमिट करने का। यहां पर सारे स्टेप्स बता रखे हैं, इसको फॉलो करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो ये था एसएससी जेईई की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए खास रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो भी डिटेल्स या जानकारी मैंने आपसे शेयर की है वो सभी आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन कोशिश की है कंप्लीट जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। इसी तरह के और भी ढेर सारे वीडियोस आप तक हम लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।